तो आज बच्चों हम जो नियम करने वाले हैं वो है गाउस का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। गाउस का नियम, और इसी पर आधारित है हमारा ये, मेनली हम कह सकते हैं ये पूरा जो चैप्टर है ये हमारा वो इसी नियम पर आधारित है, गाउस के नियम पर आधारित है। ओके बच्चों, गाउस का नियम। तो देखो ये गाउस का नियम क्या है। गाउस का मेनली जो नियम है बच्चों वो किसके लिए बताया गया है? परिबद्ध आवेशों के लिए बताया गया है। नॉर्मली जो भी हमारे पास अगर कोई बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो उसमें गाउस का नियम जो होता है वो वैध होता है। अब गाउस का नियम क्या है, ये किसने दिया है? नाम से पता चल रहा है गाउस, तो ये नियम जो है किसके द्वारा दिया गया है? गाउस के द्वारा दिया गया है ये नियम। क्लियर? और इस नियम के द्वारा क्या बताया गया गाउस ने कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के समान होता है। अभी थोड़ा वर्डिंग्स में आपको थोड़ा लग रहा होगा पता नहीं क्या है ये। अभी देखो कहने का मतलब क्या बताया इसने कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई हमारे पास विद्युत क्षेत्र जो दे रखा है वो विद्युत क्षेत्र समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। नॉर्मली अभी हम यहाँ पे समान विद्युत क्षेत्र लेंगे, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हमने किसी भी बंद पृष्ठ की हम क्या कर रहे हैं, कल्पना करते हैं। ये हमारा विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र है इस तरह से। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं किसी भी बंद पृष्ठ की, काल्पनिक बंद पृष्ठ की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। और उस बंद पृष्ठ के अंदर हमने क्या माना कि इसके अंदर ये बंद पृष्ठ जो है वो पूरी तरह से आवेशों से क्या है, भरा हुआ है। वो पूरी तरह से उसमें आवेश क्या है, भरे हुए हैं। तो उस आवेश भरे हुए, तो उस आवेशों के कारण उस बंद पृष्ठ में से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा, किसके अंदर, उस बंद पृष्ठ में से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो उसके अंदर स्थित कुल आवेशों व 1/ε0 टाइम्स के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये तथ्य दिया था गाउस ने कि मतलब इसमें कुल आवेश जैसे Q1, Q2, Q3 ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, तो उन्होंने ये नियम दिया था कि फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू, और मैंने आपको बताया था कि अगर परिवर्ती फ्लक्स होता है तो उसको हम इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस इंटीग्रल। बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रल फाई इज इक्वल्स टू E.ds की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, परिबद्ध कुल आवेश समीशन Q अपॉन ε0 के बराबर होगी। क्लियर? ये होगा हमारा कुल फ्लक्स और यही के कहलाता है हमारा गाउस का नियम। तो अब इसे शब्दों में अगर हम देखें तो अब आप आसानी से कह सकते हो कि गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध से रिलेटेड जो कुल फ्लक्स होगा उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध बंधे हुए कुल आवेश एवं 1/ε0 टाइम्स के गुणनफल के बराबर होता है, और यही है हमारा गाउस का नियम। आ रही बात समझ में? तो ये तो निर्वात क्षेत्र में अगर है तो उसके लिए ε0, अगर किसी माध्यम है तो एप्सिलॉन रखेंगे। तो ये है सिंपल सा गाउस का नियम। अब मेन है कि इसके अनुप्रयोग क्या है। गाउस के नियम से संबंधित कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो कि हम एक एक करके देखते जाते हैं यहाँ पे। तो गाउस के नियम से संबंधित जो सबसे इम्पोर्टेंट एक एक तथ्य देखते जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो तथ्य है वो है कि बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग के समतुल्यता है। कि यहाँ पर जो समीशन Q है बच्चों, ये समीशन Q जो है वो उसका मतलब क्या है कि इस परिबद्ध आवेश के अंदर आवेशों के योग से, बीजगणितीय योग से तात्पर्य है कि चाहे इसके अंदर कितने भी आवेश हों उनका बीजगणितीय योग का मतलब है यहाँ पे समीशन Q। केवल और केवल, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, बंद पृष्ठ के अंदर के आवेशों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बंद पृष्ठ के अंदर
पृष्ठ के बाहर जो भी आवेश है उसका गाउस के नियम से कोई लेना देना नहीं होता, केवल उन्हीं आवेशों की बात कर रही है जो उस बंद पृष्ठ के अंदर है। यहाँ पर भी अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो उसकी वजह से इस बंद पृष्ठ में से निकलने वाला फ्लक्स बाहर और अंदर आने वाला, बाहर जाने वाला फ्लक्स इफेक्टिव नहीं होगा, केवल वही आवेश से फ्लक्स इफेक्टिव होगा जो उसके अंदर है, बंद है उस पृष्ठ के अंदर। तो ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, दूसरी बात क्या है कि कुल विद्युत फ्लक्स की, या हम कह सकते हैं नेट फ्लक्स, कि नेट फ्लक्स जो होता है वो प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होता है। प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ये बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ में से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, ये क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकलने वाला फ्लक्स, और इससे अंदर आने वाला फ्लक्स ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो अंदर की तरफ एंटर हो रहा है और ये बाहर की ओर निकल रहा है। तो कुल अगर नेट फ्लक्स पूछ लें आपसे तो कुल नेट फ्लक्स क्या होगा, प्रवेश होने वाला फ्लक्स प्लस निर्गत फ्लक्स क्या कहलाता है, कुल फ्लक्स कहलाता है। आ रही बात समझ में? अब देखो इनमें से किसी भी एक को हम, अगर हम प्रवेशित को पॉजिटिव लेंगे तो निर्गत को नेगेटिव लेंगे, और नॉर्मली हम निर्गत को तो क्या लेते हैं, हम निर्गत फ्लक्स को नॉर्मली हम पॉजिटिव लेते हैं और प्रवेशित फ्लक्स को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हम याद रखना है कि हमेशा, और ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि कुल फ्लक्स निकालिए, तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए बहुत बार मैथमेटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्रवेश होने वाला फ्लक्स जो होगा वो हम नेगेटिव लेंगे और बाहर निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारे पास कि गाउस का जो नियम है उसके अनुप्रयोग का अगर हम बात करें तो जो भी हम यहाँ पे किसकी बात करी गई, एक बंद पृष्ठ की बात करिए, तो यहाँ पे बंद पृष्ठ को देखो, गाउस ने अपना ही नाम दे दिया। गाउस ने उस बंद पृष्ठ को क्या कहा कि वो कैसा पृष्ठ कहलाएगा, गाउसियन पृष्ठ कहलाएगा। उसने इस बंद पृष्ठ को अपना ही नाम दे दिया क्योंकि ये असल में कोई पृष्ठ था नहीं, इसने क्या करी थी, इसकी कल्पना करी थी, तो इसने इसको कैसा पृष्ठ नाम दे दिया कि इसने कल्पना करी थी, इसलिए इसने इसे अपना ही नाम दे दिया। तो इसने क्या बोला कि जो काल्पनिक बंद पृष्ठ की मैं जो कल्पना कर रहा हूँ, ये पृष्ठ कैसा पृष्ठ कहलाएगा, गाउसियन पृष्ठ कहलाएगा। कैसा पृष्ठ कहलाएगा, गाउसियन पृष्ठ। तो अब आपसे पूछे कि भाई गाउसियन पृष्ठ क्या है, तो गाउसियन पृष्ठ क्या है, एक अपनी इच्छा से लिया गया कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, या आप अगर हम इसे दो लाइन में कहें तो ये क्या होता है, एक स्वैच्छिक, ये कैसा होता है, एक स्वैच्छिक और काल्पनिक, स्वैच्छिक व काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। स्वैच्छिक व काल्पनिक बंद पृष्ठ, ये बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई गॉसियन सरफेस या गाउसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, ये गाउसियन पृष्ठ गाउस के द्वारा परिभाषित किया गया कि अपनी इच्छा से लिया गया कैसा भी काल्पनिक बंद पृष्ठ को हमने, वो गाउस ने क्या नाम दे दिया, गाउसियन पृष्ठ दे दिया। अब गाउसियन पृष्ठ हमारा गोलीय भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, अब उसकी आकृति कैसी भी हो सकती है। आगे बात समझ में, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो गाउसियन पृष्ठ हम एक ऐसा पृष्ठ लिए जाता है जिससे कि निकाय के अंदर उपस्थित आवेश वितरण में क्या बनी रहती है, सममितता बनी रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि वही बंद पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ कहलाएगा जिससे कि आवेश वितरण में क्या बनी रहती है, सममितता बनी रहती है। आवेश का वितरण कैसा रहता है, समान रहता है, असमान ना हो।
ऐसे ही बंद पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं जिसमें है कि आवेशों का वितरण कैसा रहता है, सममित रहता है। ये बात ध्यान में रखनी है। तो कभी इसी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि गॉसियन पृष्ठ में आवेश का वितरण असममित होता है, वितरण असमान होता है। ये कैसा होता है, सममित होता है, कि आवेश क्या है, समान रूप से सभी जगह। अब हमने जैसे क्या लिया है, एक सिलेंडर ले लिया है। क्या लिया है हमने, एक सिलेंडर लिया है। अब उस सिलेंडर के अंदर आवेशों का वितरण सभी जगह, ऊपर नीचे सभी जगह क्या है, समान रूप से वो भरे हुए हैं। तो ये हमारा इसलिए कैसा पृष्ठ कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो ये बात ध्यान में रखनी है हमें। ये हो गई। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि गाउस का नियम जो होता है केवल और केवल उन्हीं आवेशों पर लगता है जो बंद पृष्ठ के अंदर हो। बंद पृष्ठ के बाहर जो आवेश है उसमें किसी तरह का गाउस का नियम कार्य नहीं करता है। अगर हमारे पास यहाँ पे ये आवेश है, क्लियर, और ये एक आवेश यहाँ है, एक यहाँ है, Q1, Q2, Q3। तो अब हमसे पूछेंगे कि गाउस का नियम लगाएं, तो गाउस का नियम किस में लगेगा, इन चार आवेशों पर लगेगा कि दैट समीशन Q इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q। यही क्या होगा, परिबद्ध आवेश होगा इस बंद पृष्ठ का, ना कि Q1, Q2 और Q3 क्या होंगे, गाउसियन पृष्ठ में। क्योंकि ये सारे आवेश जो हैं वो गाउसियन पृष्ठ के अंदर या उस बंद पृष्ठ के अंदर आ रहे हैं, तो उन्हीं में ही केवल गाउस का नियम लगेगा। जो गाउसियन पृष्ठ से बाहर है उनमें गाउस का नियम नहीं लगेगा। तो ये है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेशों पर ही क्या लगता है, क्या लगेगा, गाउस का नियम लगेगा। आ रही बात समझें। और ये गाउसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है फ्लक्स। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो फाई है वो किस पर निर्भर नहीं करता, गाउसियन पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता, गाउसियन पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। कि गाउसियन पृष्ठ हमारा बेलनाकार हो, घनाकार हो या गोलीय हो, उस पर निर्भर नहीं करता है। वो केवल परिबद्ध आवेशों पर निर्भर करता है कि आवेशों की मात्रा कितनी है। तो ये किस पर निर्भर करता है, आवेशों की मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आवेशों की मात्रा पर। क्लियर, किस पर निर्भर करता है, ये आवेशों की मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि गाउसियन पृष्ठ की आकृति पर निर्भर करता है। क्लियर। दूसरी चीज़ कि गाउसियन पृष्ठ जो है उसके अंदर आवेश आपके गतिशील भी हो सकते हैं और स्थिर भी हो सकते हैं। लेकिन वही हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा था वो केवल स्थिर आवेशों के लिए दिया गया था। इस मीन्स कि यहाँ पर जो गाउस का नियम है वो कूलाम के नियम से ज़्यादा व्यापक नियम है, अधिक व्यापक नियम है, क्योंकि स्थिर आवेशों के लिए तो है ही, साथ साथ गतिशील आवेशों के लिए भी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश अगर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, कुल आवेश क्या हो जाए, शून्य हो जाए। बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश अगर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, दैट इज अगर समीशन Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, 0। चाहे बाहर भले ही उस गाउसियन पृष्ठ के बाहर भले ही कितने आवेश हों, लेकिन उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर अगर परिबद्ध आवेशों की संख्या मात्रा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो सीधा का सीधा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, शून्य। उसमें से ना ही कोई फ्लक्स अंदर आएगा ना ही कोई फ्लक्स बाहर जाएगा। आ गई बात समझ में। क्लियर। दूसरी चीज़ कि गाउसियन का जो नियम है, गाउस का जो नियम है वो केवल उन सदिश क्षेत्रों पर ही वैध होता है जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। किन पर वैध होता है, केवल उन सदिश क्षेत्रों पर ही वैध होता है। मतलब केवल उन सदिश क्षेत्रों पर ही लगेगा कि वो विद्युत क्षेत्र पे लग रहा है या चुंबकीय क्षेत्र पे लग रहा है, किस किस पे लग रहा है, उन्हीं सदिश क्षेत्र पर लगता है
19 सदिश क्षेत्र पर वैध होता है, जो कि किसका पालन करते हैं, जो किसका पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। मतलब कि जो 1/r² के समानुपाती हो, उसी का ही वो उन्हीं सदिशों पर क्या होता है, गाउस का नियम वैध होता है, अन्यथा बाकियों पर वैध नहीं होता है। आगे बात समझ में क्लियर। नेक्स्ट है कि बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। अब आप कहोगे कि भाई चलो अंदर आने वाले फ्लक्स, अंदर आने वाला जो फ्लक्स है उसमें तो क्या है, फ्लक्स ये जैसे पृष्ठ है, अब अंदर आने वाले फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ वाले आवेश तो चलो अब काम में आ रहे हैं, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। लेकिन फ्लक्स के बाहर जो फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, तो बाहर वाले आवेश तो अब इफेक्टिव होंगे। लेकिन यही बात इन्होंने क्लियर कर दी कि निर्गत होने वाले फ्लक्स में भी बंद पृष्ठ से बाहर आवेशों का कोई योगदान नहीं होता। इस Q1 का फ्लक्स के अंदर कोई योगदान नहीं होगा। चाहे हम निर्गत फ्लक्स की बात करें या आगत फ्लक्स की बात करें, पृष्ठ से बाहर चाहे कितने ही आवेश हों, उनका कोई योगदान नहीं होगा। चाहे हम निर्गत फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो भाई हाँ निर्गत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, बाहर जाने वाले फ्लक्स की बात करें और बाहर तो बहुत सारे आवेश हैं, तो हाँ भाई इनका भी कंट्रीब्यूशन तो होगा ही। लेकिन ये गलत है, उनका किसी तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आपको गाउस के नियम के लिए पता होने चाहिए। यही सारे कि कुल आवेश जो होता है वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के समतुल्य होता है। बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्स जो होता है वो आगत फ्लक्स प्लस निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होता है। आगत फ्लक्स नेगेटिव लिया जाता है और निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव। गाउसियन पृष्ठ एक स्वैच्छिक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जिनमें आवेशों का वितरण कैसा हो, सममित हो। क्लियर। बंद पृष्ठ के बाहर चाहे कितने ही आवेश स्थित हों, उनका कोई योगदान नहीं होता, वो कंसिडर नहीं करे जाते हैं। और जो फ्लक्स होता है वो गॉसियन पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल आवेशों की मात्रा पर। अगर हमने आवेशों की मात्रा कम ज़्यादा कर दी तो फ्लक्स भी कम ज़्यादा हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर टोटल आवेशों की मात्रा 0 हो जाए तो वैसे ही वहाँ पर फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो गाउस का नियम जो होता है वो उन्हीं सदिश क्षेत्रों पर लगता है जो कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे गाउस के नियम के। क्लियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो छोटा सा है हमारा कि गाउस के नियम के द्वारा कूलाम के नियम से गाउस का नियम की व्युत्पत्ति। क्लियर। गाउस के नियम की क्या कर रहे हैं हम, व्युत्पत्ति कर रहे हैं। क्लियर। और गाउस का नियम क्या था, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि कूलाम के नियम से, किसके द्वारा, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, गाउस लॉ की उत्पत्ति या व्युत्पन्न, गाउस लॉ की क्या कर रहे हैं हम, व्युत्पत्ति देख रहे हैं। क्लियर। तो अब इसके लिए वही हमने एक इस तरह से कैसा भी एक गाउसियन सरफेस ले लिया। क्लियर। एक गाउसियन पृष्ठ की क्या करी, कल्पना कर दी। ठीक है। गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं जिसमें कि हमने माना कि कोई बिंदु क्या है, यहाँ पर O है। ठीक है। और O पर एक धन आवेश क्या है, Q है। O पर क्या है, एक धन आवेश Q स्थित है जो एक स्वैच्छिक आकार के बंद पृष्ठ से, मतलब कि वो हमने अपनी इच्छा से एक उसके आसपास एक बंद पृष्ठ है, परिबद्ध पृष्ठ का हमने क्या ले लिया, गाउसियन पृष्ठ ले लिया। क्लियर। अब इस पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल अल्पांश, अब इस बंद पृष्ठ के अंदर हमने कोई भी एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया, ये इसकी कल्पना कर रहे हैं। इस क्षेत्रफल अल्पांश को नाम दे दिया हमने ds। क्षेत्रफल अल्पांश ds की हमने क्या करी, कल्पना करी, जिसकी दूरी इस Q आवेश से कितनी है, r है।
जिसकी दूरी q आवेश से कितनी है, r है। क्लियर। और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब निकाल लेते हैं। इस q आवेश की इस पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र q आवेश के कारण इस ds पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने क्या लगाया, कूलाम का नियम लगाया, कूलाम्स लॉ। इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, कूलाम्स लॉ लगाया तो क्या हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ये अब क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ये जो हमने छोटा सा हमने एक अल्पांशीय क्षेत्रफल लिया था, अब इतने बड़े क्षेत्रफल का एक साथ निकालना तो कठिन है फ्लक्स, तो हमने छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे। हमने एक छोटा सा ds अल्पांशीय क्षेत्रफल लिया। अब सबसे पहले तो इस ds अल्पांशीय क्षेत्रफल से हम क्या निकालेंगे, ds अल्पांशीय क्षेत्रफल से हम क्या निकालेंगे, अपना विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो अल्पांश क्षेत्रफल ds में कुल फ्लक्स से संबंधित कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले छोटा सा क्षेत्रफल है तो इसकी वजह से फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। हमने क्या मान लिया, डी फाई। ठीक है, और डी फाई बराबर हमने क्या लिख लिया, ई डॉट डी एस, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि डी फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस। या अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हमने यहाँ से दे दिया नाम कि एंगल, देखो ऐसे बताया कि ये हमारा यहाँ से इसके परपेंडिकुलर, ये इस सरफेस है इसके परपेंडिकुलर हमने एरिया वेक्टर ले लिया ds। ये क्या हो गया, इसका एरिया वेक्टर, और ये विद्युत क्षेत्र, इसका पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर होगा विद्युत क्षेत्र E। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। आगे बात समझ में। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो अब हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल का फ्लक्स निकाल लिया। समीकरण 1 लगा लो इसे, ये 2। अब अल्पांश क्षेत्रफल में से फ्लक्स इतना जा रहा है तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत से संबंधित संबद्ध कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स बराबर फाई इज इक्वल्स टू, इस पूरे का हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फाई डी फाई। ठीक है, समीकरण 2 से इसका मान रख देते हैं तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, इंटीग्रेशन, समीकरण 1 से ई की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर ही वैल्यू आ गई। अब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और क्यू भी कांस्टेंट है, इनको क्या ले लेते हैं हम, बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, और पृष्ठ बंद पृष्ठ है तो सरफेस इंटीग्रल लगा दिया करो, ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब ये एक आपने इससे पहले 11th क्लास में एक पढ़ा था टॉपिक, क्या पढ़ा था, सॉलिड एंगल पढ़ा था, ये ठोस कोण। सॉलिड एंगल आपको बताया था कि अगर हम एक तरबूज लें
और उस तरबूज में से एक स्लाइस ऊपर से काटते हैं तो वो तरबूज हमारा इस तरह से क्या आता है, इस तरह से निकल के आता है ना बाहर, ऐसे आता है कुछ। तो ये वाला जो एंगल होता है ये कैसा होता है, 3 डायमेंशनल एंगल होता है, 3D एंगल होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल बोला जाता है। तो ऐसे हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये पृष्ठ लिया, ये पृष्ठ इस तरह से हमने लिया, तो ये पृष्ठ इस तरह से और यहाँ से और उस तरफ से पीछे से क्या बना रहा है, एक सॉलिड एंगल बना रहा है यहाँ पे। और सॉलिड एंगल को हम किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से, आप पढ़ चुके इससे पहले। और डी सिग्मा बराबर क्या होता है, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं उसी चीज़ को हमने सीधा फॉर्मूला पुट करा है यहाँ पे। ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है, घन कोण कहलाता है। तो इसकी जगह हम डी सिग्मा रख दें तो फाई बराबर हमारे पास क्या आ गया, फाई बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल डी सिग्मा। क्लियर। और सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी सिग्मा किसके बराबर होगा, मतलब ये जो एंगल है डी सिग्मा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, पूरी कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी वैल्यू, पृष्ठ के लिए। क्लियर। पृष्ठ के लिए कहाँ से कहाँ तक होगी, अब ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखो पूरा ये एंगल यहाँ से यहाँ तक होता है, ये कितना होगा, 2 पाई। क्लियर। ये पृष्ठ इस तरह से है, यहाँ से देखो ये पृष्ठ इस तरह से है। अगर एक खाली सिंपल एक एंगल यहाँ पे इस तरह से बनाता और यहाँ से बनाता, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता, ये इस तरह से बात कर रहे हैं, ये जो पूरा ये जो एंगल है, ठीक है, इस वाले की वजह से क्या हो गया, पूरा 2 पाई। ये वाले एक एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे 2 पाई, और इस वाले की वजह से क्या हो गया, वापस से 2 पाई। तो 2 पाई कितना हो गया यहाँ पे, 4 पाई। तो पूरे इस घन के लिए हमारे पास एंगल कितना हो गया, 4 पाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा बराबर 4 पाई। क्लियर। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 4 पाई की। ये वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स इनटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारे पास फाई बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक प्लेन है हमारे पास। अगर एक सीधा प्लेन होता तो उसके लिए क्या होता हमारे पास, 2 पाई एंगल। ठीक है, 2 पाई क्या होता है, 360। अब हमारे पास ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए हमारे पास सॉलिड एंगल जो बन रहा है इस तरह से बन रहा है। तो एक बार इस वाले के लिए और एक बार इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई। एक आगे की तरफ के लिए और एक पीछे की तरफ से। आपको बताए थे इस तरह से कि जब भी हम किसी पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो पृष्ठ में एक आगे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से, तो दोनों तरफ के लिए टोटल एंगल कितना हो गया, 2 पाई हो गया। तो यहाँ से इसकी सत्यता सिद्ध होती है, किसकी, किसकी, गाउस के नियम की। ठीक है, तो ये कुछ गाउस के नियम हम इससे बाद इसका ही और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है।